दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर मोहनजोदाड़ो से भी बड़ी सिविलाइजेशन के रिमेन्स आज भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं। हमने सिर्फ 5% एक्सकेवेशन की है राखीगढ़ी की। 90% सिटी अभी भी अनएक्सकेवेटेड है कि ये सिंधु सरस्वती की सबसे बड़ी साइट है और कम से कम ये मोहनजोदाड़ो से डबल साइज में थी। पहली बार ये ASI ने एक्नॉलेज करा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी थी। सरस्वती, इजिप्ट और सुमेर एक ही समय के आसपास आकर के खत्म होते दिखाई देते हैं। इन तीनों सिविलाइजेशंस में क्या कनेक्शन था? क्या कोई 4-2 इवेंट हुआ था? उसका क्या कोई नया एविडेंस मिला है हमें? इन तीनों सिविलाइजेशन में एकदम से एक ड्रास्टिक चेंज आया। सरस्वती सूखी, इजिप्ट के अंदर जो ओल्ड किंगडम था वो कोलैप्स कर गया, नाइल पूरी सूख गई थी। सुमेरियन टैबलेट्स के अंदर भी एक मेगा ड्राउट की बात की गई। आज हम जो देखते हैं कि गंगा सबसे बड़ी नदी और उसके आसपास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, उसका ओरिजिन पॉइंट ये 4.2 के इवेंट। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई तो उसके लोग गए कहाँ? क्या हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के? और नए एविडेंसेस के हिसाब से क्या कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में और उन लोगों में जो चाइना में रह रहे हैं या कश्मीर में रह रहे हैं? जो यहाँ के लोग थे वो ही आज के कश्मीरियों के एंसेस्टर्स हैं कि ये हैप्लोग्रुप हमें आज के कश्मीरियों में भी मिलते हैं और ये इंडस वैली से भी रिलेटेड थे। वो स्कल सर्जरी कर रहे थे 5000 साल पहले, वो ही प्रेजेंट कश्मीरी हैं। 8000 साल का एविडेंस आज की डेट में अगर मिल चुका है तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी आज भी क्यों खड़ी है? इंडिया से बाहर जाने के आर्कियोलॉजिकल प्रूफ एबंडेंट है, लेकिन बाहर से आर्यंस के इंडिया में आने के प्रूफ जीरो। जैसे ही आर्यन इन्वेजन थ्योरी डिस्प्रूव होती है तो आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन थ्योरी जेनेटिकली, आर्कियोलॉजिकली, कल्चरली और वेदास के थ्रू ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाए। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रूफ देता हूं। हरी भाई, वापस पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पिछले कुछ दिनों में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी ऐसी नई रिसर्च, नई चीज़ें पता चली हैं जो आज तक हमें नहीं पता थी, जिससे बहुत सारी पुरानी धारणाएं, बहुत सारी पुरानी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे पुराने वीडियोस जो हमने 1 साल पहले, 2 साल पहले देखे हैं, उन सब की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई है। तो आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे ये सारे रीसेंट डिस्कवरीज के बारे में जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि इसका हमारी पूरी टाइमलाइन पे, इंडिया की पूरी टाइमलाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एब्सोल्युटली तरुण, बहुत अच्छा लगा है दोबारा आपके साथ में एक और पॉडकास्ट करके। और मेरे को लगता है ना, थोड़ा सा ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लग गया है जैसे ही, तो बहुत जल्दी जल्दी ये चेंजेस आ रहे हैं और आते चले जाएंगे अब। एब्सोल्युटली। और अभी एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी जो सबसे ज्यादा आई वुड से कंट्रोवर्शियल हो गई है इज रिलेटेड विद AI ओनली। तो चाइना में एक सिविलाइजेशन मिली है जिसकी जो लिपि है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैच करती है। इसके बारे में बताओ, पहले स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। अब हम इसके बारे में बताओ कि यानी कि चाइनीज सिविलाइजेशन जो कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिखाई दे रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सो आई विल टेल यू कि हुआ क्या था और उसके बाद में स्पेकुलेशंस क्या हो रहे हैं। तो बेसिकली उनको एक स्क्रिप्ट मिली चाइना में जो कि चाइनीज सिविलाइजेशन की हिस्ट्री के साथ में मैच नहीं करती है। तो एक बहुत ही रैपिडली अगर मैं बता दूं सबको कि चाइना में माना जाता है जो सिविलाइजेशन है वो येलो रिवर के साथ में स्टार्ट हुई थी, जिसको शांग डायनेस्टी के साथ में एसोसिएट किया जाता है। अब ये जो सिविलाइजेशन मिली है ये उस वैली से अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर दूर मिली है और इसका नाम है सांशिंग द्वी। और इस सिविलाइजेशन में जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो चाइनीज सिविलाइजेशन में कहीं पे भी मैच नहीं करते हैं। तो इनकी अब सबसे पहला कंक्लूजन इनका आया कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो बाकी येलो रिवर सभ्यता के साथ में मेल नहीं खाती है। हमें वहां पे मिला एक डंडा। वो डंडा कौन सा? जिसको हम धर्म डंडा बोलते हैं, जो कि महाभारत में यूज होता है, जिसको हम सेनेगल बोलते हैं, जो कि हमारे पार्लियामेंट में भी है और जो Yes. कि प्रधानमंत्री जी ने भी फोटो खिंचाई थी उसके साथ। यस, हमें उस टाइप का एक सेनेगल चाइना में मिला। तो एक रिसर्चर ने सारी की सारी स्क्रिप्ट उठाई और जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उनकी स्क्रिप्ट को AI में डाला। स्क्रिप्ट का मतलब समझा दो एक बार। स्क्रिप्ट होता है लिपि, जैसे हमारी देवनागरी लिपि है। हम उसमें हिंदी भाषा लिखते हैं, लेकिन हम उसमें इंग्लिश भी लिख सकते हैं। लैटिन एक स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हम इंग्लिश लिखते हैं,
उसमें हम हिंदी भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने HI लिखा, हाई हो गया, ये इंग्लिश का हो गया। हाँ। और मैंने KYA क्या लिखा तो वो हिंदी का हो गया। लेकिन वो जो लिपि है वो है लैटिन। तो उन्होंने उस लिपि को उठाया, AI में डाला, उसके साथ में सुमेर की लिपि डाली, इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स डाले, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि डाली, तो जितनी भी अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस है उनकी लिपि डाली और देखा कि ये लिपि किससे मैच होती है। उस लिपि का सबसे ज्यादा मैच आया इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। वाओ। So rerouting connection, hybrid computer vision analysis reveals visual similarity between Indus and Tibetan Yi corridor writing systems. यस, एंड जो इनका क्लोजनेस आई है दैट इज 0.635। तो अगर 1 मींस की एग्जैक्ट रेप्लिकेशन, इसकी क्लोजनेस है 63%। तो यानी कि ये अब इसके आगे फर्दर एनालिसिस करा जाएगा एंड मैनुअली देखा जाएगा कि कितना मैच है और कितना इसको, और आगे एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज होती है यानी। सो लेट अस वेट फॉर द फाइनल एनालिसिस, बट दिस इज लाइक अ फैसिनेटिंग स्टार्ट टू सी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअल में कितनी फैली हुई है। एग्जैक्टली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसकी डेटिंग आती है वो 1400 से 1200 BCE के आसपास आती है, विच इज आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन। तो यानी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से लोग माइग्रेट कर रहे थे तो तब उस समय में ये वाली जो सिविलाइजेशन थी वो एग्जिस्ट करती थी। यस। एक और मेजर चीज हैरी जो अभी रिसेंट स्टडीज में सामने आई है, वो 4.2 के इवेंट के बारे में बहुत बात हो रही है अचानक से, जहां पर सुमेर, इजिप्ट और उसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी नई चीजें पता चली हैं ड्यू टू ग्लोबल वेदर स्टडीज। सो पहले तो ये समझा दो कि 4.2 के इवेंट क्या है, और उसके बाद वो इन सारे सिविलाइजेशंस में क्या देखने मिला है, और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्या की हमारी अंडरस्टैंडिंग पे क्या इम्पैक्ट है इसका। सो पहले 4.2 के इवेंट को आराम से समझते हैं, ऑल्दो हमने पहले ब्रीफली बात की अपने पुराने पॉडकास्ट में। सो एक मेगा ड्राउट आई थी। मेगा ड्राउट मतलब कि बारिश होनी बंद हो गई थी, सूखा पड़ गया था। और ये सूखा कहीं ऐसा नहीं है कि एक कॉर्नर में पड़ा था या कोई शॉर्ट टर्म था। ये 3 सिविलाइजेशंस जो बहुत, एक्चुअली 4 सिविलाइजेशन, इवन चाइना, इन सबको इसने इंपैक्ट किया था। इजिप्शियन को, सुमेरियंस को, IVC को और चाइनीज सिविलाइजेशन को जो येलो रिवर की थी। अब सारी सिविलाइजेशन इंपैक्ट हुई, मतलब कि कुछ ग्लोबल हुआ होगा। तो इन्होंने फिर वेदर पैटर्न्स को स्टडी करना स्टार्ट किया। उससे हमें पता चला कि एक इवेंट हुआ था 4200 साल पहले, हेंस 4.2 के इवेंट, जिसके अंदर 4 फेजेस के अंदर मेगा ड्राउट आई थी पूरी अर्थ पे। पहली आई थी 60 से 180 साल, फिर दूसरी भी 80 से 120 साल। तो ऐसे 4 इवेंट्स हुए थे बैक टू बैक, जबकि विंटर मॉनसून और समर मॉनसून दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। आर्कियोलॉजिकली भी हमें इसके प्रूफ मिलते हैं। सबसे पहले इजिप्ट की बात करते हैं। इजिप्ट के अंदर एक उनके एम्बेसडर्स थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट किया था कि ओल्ड किंगडम कैसे खत्म हुआ। वहां पे वो बात कर रहे हैं कि नाइल बिल्कुल सूख रही है, बारिश नहीं हो रही है, खाने को खाना नहीं है। सेम टाइम पे जब हम सुमेर में आते हैं, सुमेर ने भी अपने टैबलेट्स में बोला है कि उनके गॉड्स को गुस्सा आ गया और एकदम से बारिश बंद हो गई है। और हमें इंडस वैली के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में भी ऐसी सिचुएशन मिलती है, और हमें हमारे वेदास के अंदर भी सेम सिचुएशन मिलती है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जो कि आर्कियोलॉजिकली और टेक्सचुअली सपोर्टेड है और डॉक्यूमेंटेड है। तो इससे जो चेंज आया, जो कि एक बहुत ही रीसेंट स्टडी है 2025 में सोलंकी जी ने की है, जो कि IIT गांधीनगर में पब्लिश हुई है, जिसके अंदर उन्होंने बात की है कि कैसे जो इंडस वैली का डिस्पर्जन हुआ है वो किसी अटैक से उसका एंड नहीं हुआ है, वो बस फैल गए हैं। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो 4.2 के से भी डिबंक हो जाती है एक तरीके से। यस, क्योंकि पहले, ऑल्दो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग इस चीज को मानते हैं। हाँ। लेकिन ये एक धारणा है जो आज भी काफी हिस्ट्री जर्नल्स में और हिस्ट्री फोरम्स में डिस्कस होती है कि आर्यन स्टेप से आए थे और उन्होंने इंडस वैली पर अटैक किया। ऑल्दो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ नहीं है, हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं है इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 150 साल पुरानी थियरी है। और ये इवेंट भी हमें बताता है कि इंडस वैली का डिस्पर्जन कैसे हुआ। अब यहां पे हमने डिक्लाइन वर्ड या डिस्ट्रॉय वर्ड छोड़ के अब हम डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं। हिंदी ऑडियंस के लिए मैं समझा दूं कि डिक्लाइन मतलब होता है जब पॉपुलेशन कम होती चली जाती है, और डिस्पर्शन का मतलब ये होता है कि जब पॉपुलेशन एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहने की जगह या एक जगह इकट्ठी रहने की जगह
अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है और वहां पर जाकर घर बना लेती है। एग्जैक्टली कि वो फैल जाती है। अभी आ रहा है इन्वेजन थ्योरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और हाउ दिस रिसर्च एक्चुअली क्वेश्चंस इट। वो सब सिंधु रीजन में आए थे, सब सिंधु रीजन के अंदर ही उन्होंने वेदास लिखे, यही धारणा है। और वेदास में भी सब सिंधु रीजन की बात हो रही है। सब सिंधु रीजन मैं जल्दी से समझा देता हूं, ये सिंधु से सरस्वती के बीच के एरिया को सब सिंधु बोलते हैं। लेकिन जब ये 4.2 के मेगा इवेंट हुआ, हमें इसके बाद में सिविलाइजेशंस इससे बाहर मिलनी स्टार्ट हुई। जो मूवमेंट है वो स्वात की तरफ हुआ, बी मैक्स सिविलाइजेशन की तरफ हुआ वेस्ट साइड पे। ईस्ट साइड में ये गंगा की तरफ आने लगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी वही बोलता है। सब सिंधु रीजन में सेमेटेरी एच नाम की सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, जिसको बोलते हैं पोस्ट हरप्पन कलैप्स सिविलाइजेशन, जो कि बहुत छोटी थी। छोटे गांव और कस्बे आने स्टार्ट हुए फिर से। जो मेगा सिटीज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, इसीलिए इसको डिस्पर्जन बोला है कि वो अपनी नॉलेज, वो अपनी फैमिलीज लेके सब इधर उधर फैल गए। तो यानी अगर सब चीजों को जोड़कर इंडिया के इम्पैक्ट की मैं बात करूं तो ये 4.2 के इवेंट जिसके बारे में अभी पता चला है हमें रिसेंटली, ये वो इवेंट है जिसके बाद इंडिया की जो सबसे बड़ी नदी सरस्वती होती थी और जिसके सरस्वती के चारों तरफ सारी सिविलाइजेशन होती थी, सरस्वती से हम गंगा की तरफ मूव करें क्योंकि सरस्वती सूख रही थी और गंगा जो है उसमें अभी भी ग्लेशियर फेड हिमालय से पानी आ रहा था जो कि मॉनसून पे डिपेंडेंट नहीं थी। और इस वजह से आज हम जो देखते हैं कि गंगा सबसे बड़ी नदी और उसके आसपास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, उसका ओरिजिन पॉइंट ये 4.2 के इवेंट था। और जो सरस्वती है वो भी ग्लेशियल फेड थी, लेकिन वो मैच्योर हड़प्पन फेज से पहले ही मॉनसून रिवर बन चुकी थी। कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो मैं टाइमलाइन क्लियर कर देता हूं कि 7000 से 5000 BC के बीच में ग्लेशियर्स का पानी सरस्वती में आना बंद हो गया था, और ये हुआ था बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट्स, जिसका हमें प्रूफ मिलता है कालीबंगन में। कालीबंगन एक ऐसी सिटी है जिसमें हमें एंशिएंट अर्थक्वेक के रेमिनेंट्स मिले हैं, कि वहां पे भूचाल आया था, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, हमें बॉडीज भी मिली हैं, उसके ऊपर दोबारा से सेटलमेंट आई। तो मतलब कंटिन्यूटी है, लेकिन बीच में एक ब्रेक आता है जब अर्थक्वेक आया। अब उस अर्थक्वेक इवेंट को जोड़ा जाता है कि तब शायद सरस्वती का ग्लेशियल फेड वाटर आना बंद हो गया और ये मॉनसून डिपेंडेंट रिवर बन गई। तो जब कोई नदी बारिश पे डिपेंडेंट होती है तो सबसे पहले अगर मॉनसून पैटर्न्स के अंदर डिस्टेंस कोई भी डिस्टर्बेंस आएगी तो वहीं पे इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन वो इंपैक्ट हमें टॉप पे नहीं पड़ेगा, वो सबसे पहले उसके माउथ पे पड़ेगा जहां पे वो नीचे जा रही है। और यही पैटर्न हमें सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। सबसे पहले चोलिस्तान पे इंपैक्ट पड़ा जो था माउथ ऑफ सरस्वती, उसके बाद में इंपैक्ट पड़ा हमारा कालीबंगन और भिराना के आसपास, लास्ट में इंपैक्ट पड़ा राखीगढ़ी जैसी सिविलाइजेशंस पे जो कि थोड़ी सी नॉर्थ है। तो ये अगर मैं नक्शे पे समझाऊं तो हमारा जो ये गुजरात आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में गुजरात महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहां से इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ और पीछे आते आते वो हरियाणा वाले एरिया तक इम्पैक्ट। इसके ऊपर एक पेपर पब्लिश्ड है, वो एक बार देख लेते हैं ताकि ऑडियंस को पता चले कि ये क्या रिसर्च पब्लिश हुई है। ये IIT गांधीनगर, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, 3 यूनिवर्सिटीज ने मिलकर के ये रिसर्च करी है। हरी थोड़ा सा इसको हमारे को समझा दोगे रिसर्च को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वही रिसर्च है जो अभी हमने ब्रीफ में बात की है। तो यहां पे इन्होंने देखा है कि जो मेजर हड़प्पन साइट्स थी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, कोटदीजी, गंगेरी वाला, इनकी इन्होंने पैलियो चैनल स्टडी की। पैलियो चैनल स्टडी होती है जिसके अंदर हम वाटर सिस्टम और पानी के स्तर की उसकी स्टडी करते हैं। तो उसमें पता लगा कि इन सब के ऊपर एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर इन सारी सिविलाइजेशंस में इंपैक्ट आया था, जो कि 4 फेजेस की ड्राउट थी। जो सबसे पुरानी ड्राउट थी उसको इन्होंने D1 बोला है, जो सबसे लास्ट वाली ड्राउट थी उसको इन्होंने D4 बोला है, और ये चारों ड्राउट्स का टोटल टाइम पीरियड आता है 467 ईयर्स, और लगभग 500 साल तक पूरे सब सिंधु रीजन में सूखा पड़ा हुआ था। तो ये एक तरह से बहुत सारी चीज जो हम स्पेक्यूलेट करते थे कि ये पूरी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कहाँ चली गई ओवरनाइट। और बहुत लोग इसको ओवरनाइट बोलते थे। इसमें बड़ी सारी थ्योरी आ जाती थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब थ्योरी भी थी उसमें, कि वहां पर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ था, ब्रह्मास्त्र मार दिया गया था, या फिर किसी ने अटैक कर दिया था, आर्यन इन्वेजन हो गई थी। क्योंकि लोग आज जब साइट मिलती है हमें तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि अचानक से इतनी बड़ी सिटी अबैंडन कैसे हो गई। वो कहीं ना कहीं ये जो रिसर्च अभी पब्लिश हुई है ये पूरी तरह से साइंटिफिकली
ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पढ़ के उस पूरी थ्योरीज को डिबंक कर देती है। अगली बड़ी डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं जो रिसेंट टाइम में आती है, तो दिल्ली से ही करीब 150 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वॉयर, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है। वो क्या है वो समझाओ। तो ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमें मिला है राखीगढ़ी में। तो अब राखीगढ़ी की थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। राखीगढ़ी की सबसे पहले कंट्रोवर्सी हुई स्टार्ट जब यहाँ पे एक वुमेन स्केलेटन मिला जिसका एक डीएनए पेपर पब्लिश हुआ, वहां से ये साइट फेमस हुई। लेकिन अब हमें 100% श्योरिटी है। उस पहले स्पेकुलेशन थी, अगर हम 2016-2019 की बात करें तब स्पेकुलेशन थी कि ये सबसे बड़ी सिंधु सरस्वती की साइट हो सकती है। अब हमें कॉन्फर्मेशन मिल गया है कि ये सिंधु सरस्वती की सबसे बड़ी साइट है और कम से कम ये मोहनजोदारो से डबल साइज में थी। इसकी लेंथ है लगभग 500 एकड़ और इसके अंदर हमें 11 माउंड मिले हैं। 11 माउंड यानी कि अब जो भी चीज थोड़ी सी हाइट पे सेटलमेंट में होती है उसको माउंट बोलते हैं। माउंट का मतलब सीटाडेल नहीं होता है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। माउंट है बस रेस्ड प्लेटफॉर्म। तो हमें ऐसे 11 रेस्ड प्लेटफॉर्म मिले जहां पे लोग रहते थे। और आज के टाइम में राखीगढ़ी के 2 गांव हैं जिसको ये पूरी साइट कवर करती है। अभी हमने एक्सकेवेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन हमने लाइडार और नासा की सैटेलाइट्स यूज करके इस साइट का एक मैप बनाया है। उसके बाद में हमें एक गड्ढा दिखा 2024 में, जिसमें जब हमने डिग किया हमें एक रिजर्वॉयर मिला। वो रिजर्वॉयर ज्यादा पुराना नहीं था। वो रिजर्वॉयर डेट हुआ है अप्रोक्सीमेटली 1600 BCE के आसपास। ये है वो रिजर्वॉयर। हाँ। तो अब ये रिजर्वॉयर हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये पहला रिजर्वॉयर तो है नहीं हड़प्पा का, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए है कि ये रिजर्वॉयर जिस टाइम पे बनाया गया था उस टाइम पे दृश्यवती रिवर सूख रही थी। एंड दिस रिजर्वॉयर मैचेस क्लोजली टू द मेगा ड्राउट इवेंट। जो 4.2 मेगा ड्राउट थी उसके आसपास की डेटिंग इस रिजर्वॉयर की निकल के आ रही है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब हम रिजर्वॉयर के अंदर जाते हैं उसके नीचे हमें सेटलमेंट मिलती है, मतलब कि यह बहुत बाद में बनाया गया। और इसका जो पर्पस है, अब लोगों को एक बार मैं सारे व्यूअर्स को बता दूं कि हमें मोहनजोदारो में रिजर्वॉयर मिलता है जो लगभग सबने पढ़ा होगा, जिसको हम द ग्रेट बाथ बोलते हैं। और हमें ढोलावीरा के अंदर रिजर्वॉयर मिलता है जो वाटर स्टोरेज के लिए यूज हुआ था। लेकिन राखीगढ़ी का रिजर्वॉयर जो कि एक रिवर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी, वो क्यों बनाया गया? हाँ। यही सबके दिमाग में क्वेश्चन आया। हमें उस टाइम पे पता लगा कि ये इसलिए बनाया गया क्योंकि रिवर सूख चुकी थी और ये वाटर स्टोरेज के लिए यूज हो रहा था। तो ये जो 500 साल में धीरे 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 करके सब छोड़ के जा रहे थे, राखीगढ़ी ने रिजर्वॉयर्स बनाए ताकि वो पानी को स्टोर कर सके। तो ये रिजर्वॉयर इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए कि ये 4.2 के इवेंट को और स्ट्रेंथन करता है। और उसके बाद में जब हमने नीचे खुदाई की, हमें नीचे वर्कशॉप्स मिली जिनकी डेट आई 6000 BC। 8000 साल पुरानी सिटी है अब राखीगढ़ी। पहले ये स्पेकुलेशन थी, अब ये कंफर्म्ड है। प्रॉब्लम क्या है, ये रिपोर्ट दिल्ली में है। ASI ने खुद अपनी रिपोर्ट को रिलीज किया है क्योंकि गवर्नमेंट या फिर कोई भी जर्नल इसको पब्लिश नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रीजंस। तो उनको खुद पब्लिश करना पड़ा इस रिपोर्ट को कि राखीगढ़ी के नीचे लार्जेस्ट हड़प्पन सिटी के रिमेन्स हमें मिले। यस, लार्जेस्ट के नीचे, यानी कि जो हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग में राखीगढ़ी है उसके नीचे उससे बहुत ज्यादा पुरानी एक, उससे बहुत बहुत ज्यादा विशाल एक सिटी थी। यस। और अभी गांव है वहां पे 2 गांव हैं जिनके नीचे ये पूरी जा रही है। और हमने सिर्फ 5% एक्सकेवेशन की है राखीगढ़ी की। 90% सिटी अभी भी अनएक्सकेवेटेड है और बहुत ही स्लो प्रोसेस रहेगा क्योंकि बहुत सारा एरिया गांव के लोगों का है। तो आपको उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए इसकी जो एक्सकेवेशन और स्लोट भी हैं, ASI बहुत बढ़िया काम कर रही है इसमें, इसको कंटिन्यू रखने के लिए। बट सपोर्ट कितनी आ रही है वो हमें नहीं पता। और ऐसी रिपोर्ट्स रिलीज क्यों नहीं हो रही हैं, बिकॉज ये पूरा हमारे सब कॉन्टिनेंट का इतिहास बदल देती है। भिराना तो हमारे पास में थी जो 7500 BC थी, अब राखीगढ़ी 6000 BC आ गया। अगर इसके नीचे हमें और भी मिल सकता है अगर हम और डिगिंग करें तो। यस। एक अभी रिसेंट ASI ने कंफर्म रिपोर्ट भी दी थी। पहली बार ये ASI ने एक्नॉलेज करा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी थी। यस। ये क्योंकि अभी तक ये डिबेट चलता था, सब कुछ चलता था, लेकिन ASI ने एटलीस्ट एक मीडिया में ये स्टेटमेंट पहली बार ऑफिशियली दिया है।
यस, प्रेस नोट के थ्रू। हाँ जी, उन्होंने प्रेस रिलीज की है कि वो राखी गढ़ी के ऊपर ही है कि इट इज 6000 BC। रेडियो कार्बन डेटेड रिपोर्ट्स उन्होंने सबमिट की हुई हैं, उनके पास में लैब रिजल्ट्स हैं, सो उनके पास में पूरा प्रूफ है इस चीज का जो उन्होंने सबमिट किया हुआ है। हाँ, सो ये ऑडियंस को मैं यहाँ दिखा दूं, द डिस्कवरीज बाय ASI could reshape established historical timelines as the presence of materials dating to a period before Egypt's first pharaoh may elevate the importance of IVC in understanding early human history। यानी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो फर्स्ट फैरो था उससे भी पहले इंडिया में ASI की डिस्कवरीज ये एस्टैब्लिश करती हैं कि एक पूरी सिविलाइजेशन शहर बसा हुआ था। यस, सो ये मुझे लगता है हरी जो डेकेड्स ओल्ड डिबेट ऑन डेटिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, जब ये डिबेट होता है कि 2000 से 3000 साल पुरानी है, नहीं ये 8000 है, नहीं ये 15000 है, कम से कम 8000 साल पुरानी है, ये रीसेंट फाइंडिंग ये एस्टैब्लिश कर देती है साइंटिफिकली। यस, अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग रीसेंट चीज हुई है, ये वॉशिंगटन पोस्ट में सोलंकी जी को कोट करके एक स्टडी पब्लिश हुई है जहां पर ये बोला गया है कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ने क्लाइमेट, वेदर, वाटर पैटर्न्स में चेंजेस देखे, जिसकी वजह से बसे बसाए सिटीज छोड़ करके लोगों को कहीं और जाकर के रहना पड़ा, इतना बड़ा मास माइग्रेशन हुआ, वही स्थिति आज अब करंट वर्ल्ड में, करंट वेदर, क्लाइमेट चेंज के रहते बन रही है। और ये हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे देख रहे हैं कि लोग मेजर सिटीज से निकल के छोटी सिटीज में शिफ्ट होना पसंद भी कर रहे हैं आज की डेट में। द मोस्ट सरप्राइजिंग फाइंडिंग इज दैट हरप्पन डिक्लाइन वाज ड्रिवन नॉट बाय सिंगल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट बट बाय रिपीटेड लॉन्ग एंड इंटेंसिफाइंग रिवर ड्रॉट्स लास्टिंग सेंचुरीज, सेज लीड ऑथर हिरेन सोलंकी। मैं पहली बार ऐसा देखा कि ये जो सोलंकी जी की इतनी जबरदस्त रिसर्च इतनी जल्दी जल्दी आ रही है, तो अब फॉरेन जर्नलिस्ट इसको पिक कर रहे हैं और आज की दुनिया के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो हैरी 2026 में एक और बहुत बड़ी फाइंड ये है कि मोहनजोदारो, जहां पर सालों से एक्सकवेशन रुकी हुई थी, वहां पर फाइनली एक्सकवेशन स्टार्ट हुई दोबारा से, और उसके नीचे एक और अननोन सिटी मिल गई है जो शायद कहीं ना कहीं कोट डीजी से कनेक्टेड थी, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी टाइमलाइन को हजारों साल पीछे धकेल सकता है। तो क्या मिला है, ये क्या हुआ है अभी रिसेंटली? अभी रिसेंटली यूएस के एक्सकवेटर्स और पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट ने दोबारा एक्सकवेशन स्टार्ट की जब उनको कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलने स्टार्ट हुए जो कि मैच्योर हरप्पन पीरियड के नहीं थे। अब यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होगी, तो मैं एक बार समझा देता हूँ। 3 फेजेस हैं हरप्पन सिविलाइजेशन की, प्री हरप्पन, हरप्पन और मैच्योर हरप्पन। जो प्री हरप्पन फेज है वो डेट होती है लगभग 5000 BC। जो हरप्पा की मैच्योर फेज है वो डेट होती है 2600 BC। जो हमारी डेटिंग है हरप्पा और मोहनजोदारो जैसी सिटीज की। अब यहां पे इनको जो आर्टिफैक्ट्स मिले वो मिले कोट डीजी। कोट डीजी एक सिंध के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट ही है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग इसलिए कि उसके अंदर हम इनको किले मिले थे, फोर्टिफिकेशंस मिले थे और उस सिटी को जलाया गया था, तो वहीं के आर्टिफैक्ट्स उनको मोहनजोदारो में मिले। उसके बाद में उन्होंने एक कनेक्शन बिठाया कि जो कोट डीजी के लोग हैं वो वहां से माइग्रेट करके हरप्पा, मोहनजोदारो, डोलावेरा जैसी साइट्स पे गए और उन्होंने मैच्योर फेज स्टार्ट किया। तो ग्राउंड ब्रेकिंग है इसलिए क्योंकि हमें मोहनजोदारो की एक पुरानी सेटलमेंट मिली है। तो मोहनजोदारो 2600 ईसा पूर्व की जगह पे 3300 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी। क्या ये ग्लोबल इंडस वैली या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन स्केल पे इसका इंपैक्ट है? नॉट मच, और मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। तो जो मैच्योर हरप्पन फेज है उसको हम ज्यादातर एसोसिएट करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, स्टैंडर्डाइज्ड वेट, ड्रेनेज सिस्टम और ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ग्रिड लाइक स्ट्रीट्स की वहां पे सिर्फ 2 डायरेक्शन में स्ट्रीट्स जाती थी, या तो नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट, और सारी 90 डिग्री पे जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी। ब्रिक रेशो पूरी की पूरी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में 1:2:4। आप चाहे राखीगढ़ी में जाओ, चाहे ढोलावेरा में जाओ, चाहे मोहनजोदारो में जाओ, हर जगह 1:2:4 का रेशो मिलता है। हर जगह पे आपको ड्रेनेज सिस्टम मिलता है जो कि घर से गंदा पानी बाहर लेके जाता था। तो ये है मैच्योर हरप्पन फेज के
कुछ एस्पेक्ट्स जिसको हम एक एडवांस सिविलाइजेशन बोलते हैं, और ये एडवांस इसलिए भी है क्योंकि इस तरह का सिस्टम हमें उसके बाद में किसी सभ्यता में नहीं मिला, और ये अकेली सिविलाइजेशन है जिसमें ये था। तो अब इन्होंने ये तात्पर्य निकाला कि अगर कोड डीजी के आर्टिफैक्ट्स मिले तो कोड डीजी वाले यहां पे आए थे, उन्होंने मैच्योर फेज स्टार्ट किया। लेकिन सरस्वती में ये सारा एविडेंस 4000 BCE से पहले का है। राखीगढ़ी में हमें यही सिस्टम मिलता है कि जहां पे स्ट्रीट्स बहुत प्लान करके बनाई जाती थी। एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हमें 4000 BCE में नहीं मिलता, लेकिन उससे पहले आई थिंक 4600 BCE की डेटिंग आई है, जहां पे हमें स्ट्रीट ग्रिड लेआउट में मिली है कि या तो वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम भिराना में 6000 BCE में मिला है। तो अब इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला कि इंडस वैली की डेवलपमेंट कोड डीजी वालों ने की थी, वो सरस्वती की साइट की जितनी भी साइट्स हैं वो सारी उसको प्रीडेट करती हैं। तो इनका एनालिसिस वीक हो जाता है, लेकिन डिस्कवरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कोड डीजी और इस साइट के बीच में एक कनेक्शन था या ट्रेड रूट था, ये कम से कम समझ में आ जाता है। वो डेफिनेटली था, उसके ऊपर डिबेट भी नहीं है, क्योंकि बस सबसे बड़ा डिबेट ये है कि कोड डीजी डिस्ट्रॉय किसने किया। क्या है आपका हाइपोथेसिस, क्या है? तो हमने जो अपनी वेदास के ऊपर वीडियो की थी, हाँ। उसके अंदर मैंने बात की थी कि कैसे सरस्वती रिवर और सिंधु रिवर के अंदर हमें एक डिफरेंट सिविलाइजेशनल मूवमेंट मिलती है। सरस्वती रिवर जो कि उस टाइम पे ग्लेशियल फेड थी अराउंड 5000 BC, यहां पे जब लोग रहते थे उसके बाद में डिस्पर्जन स्टार्ट हुआ सिंधु की तरफ। ये हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद मंडल 2 से 7 के बीच में सरस्वती के आसपास ही सारे रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे हैं, यज्ञ वहां पे हो रहे हैं, सब कुछ जो भी है मूवमेंट भी सरस्वती रिवर के और उसके ट्रिब्यूटरीज जैसे अपनी दृश्यवती होगी और सतूदरी होगी, परुष्णी होगी, इन सब के आसपास ही सारी मूवमेंट है। मंडल 10 में वो मूव करते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के आसपास। अब आर्कियोलॉजी उस चीज को कंफर्म कर रही है कि जो अर्लीस्ट साइट्स हैं, जो बिगेस्ट साइट्स हैं, वो सरस्वती के आसपास हैं। जो आपको मेच्योर और जो लेट साइट्स हैं, जो बहुत ही बाद में साइट्स बनी, वो हमें सिंधु के आसपास मिलती हैं। सेम पैटर्न हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो हम बिल्कुल ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सरस्वती से माइग्रेट होके सिंधु की तरफ गए थे। आर्कियोलॉजी और डेटिंग उस चीज को प्रूव करती है। ऋग्वेद भी इसी की बात करता है, तो ऋग्वेद सिंधु सरस्वती से पहले लिखा गया होगा। तो हाइपोथेसिस देने को आप कोई भी हाइपोथेसिस दे सकते हो। हादी, 2 और बहुत ही रीसेंट न्यूज़ आई हैं जो कि बहुत एक्साइटिंग है मेरे हिसाब से। सबसे पहली नीरज राय जी के बारे में, और उनका जो अपना पूरा लैब है, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा लैब माना जाता है, जो उन्होंने खुद एस्टैब्लिश करा हुआ है, उधर से एक न्यूज़ निकल के आ रही है जो अगर हम देखेंगे, व्हेन डिड द आर्यंस एंटर द सबकॉन्टिनेंट, लखनऊ बीरबल सानी इंस्टीट्यूट इज ट्रेसिंग DNA। सो ये क्या हुआ है यहाँ पे? तो उन्होंने लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ी लैब एस्टैब्लिश की है, जहाँ पे सनौली का DNA, राखीगढ़ी के कुछ न्यू DNA रिकवर हुए हैं, इन सब की स्टडी कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे उनको एक सिविलाइजेशन जो कि कश्मीर में थी, वहां से उन्होंने एक DNA रिकवर किया। पहले इस सिविलाइजेशन को बोलते हैं बुरजोहम। बुरजोहम अभी करंटली जो सिटी, जो कस्बा है, वहां पे हमें सेटलमेंट मिली थी। आर्कियोलॉजी के बेसिस पे इसको डेट किया गया है अप्रोक्सीमेटली 3000 BC टू 4th century CE, यानी कि लगभग 3500 साल तक ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, और स्टार्टिंग में न्यूलिथिक थे। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की ही सिविलाइजेशन है, लेकिन ये इतने एडवांस नहीं थे। तो इसमें से जो DNA मिला है उसकी स्टडी की है नीरज राय जी ने, और उसकी भी बताऊंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं आर्कियोलॉजी में हमें क्या मिला है। हमें यहाँ पे आज से 2500 साल पुराना स्कल मिला है, जहां पे ब्रेन सर्जरी ट्राई की गई थी। सो देयर वाज एन अटेम्प्ट टू डू अ ब्रेन सर्जरी एट दिस प्लेस। इसके अंदर जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हमें, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी मिले हैं, स्वात के भी मिले हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, और बीमैक का भी DNA मिला है। बीमैक हमारे सेंट्रल एशिया की एक सिविलाइजेशन थी जिसको गेटवे ऑफ आर्यंस बोला जाता है, ऑल्दो आर्कियोलॉजिकली और जेनेटिकली उसमें कोई प्रूफ नहीं है, बस एक थियरी है कि वहां से आर्यंस इंडिया के अंदर एंटर हुए थे। तो वहां के भी हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। जो आपने कहा कि स्कल मिला है जहां पर ब्रेन सर्जरी अटेम्प्ट करी गई थी, यानी कि आज से करीब 2500 साल पहले इंडिया में, कश्मीर में ब्रेन सर्जरी करी गई थी, वो स्कल हमें बता रहा है। ये आर्कियोलॉजिकली उसकी मतलब ये लगा लो कि एक स्पेकुलेशन है कि इसमें ब्रेन सर्जरी अटेम्प्ट हुई थी, सक्सेसफुल थी कि नहीं, बट किसी ने स्कल खोल के अंदर ऑपरेट करने की ट्राई की थी।
और ये प्रीडेट करती है कहीं ना कहीं हमारी जो करंट सर्जिकल नॉलेज की डेटिंग है, क्योंकि हम अभी ये मानते हैं कि 4th से 6th सेंचुरी के बीच में इंडिया में सर्जरीज परफॉर्म होनी स्टार्ट हुई थी। ये एक मान्यता है और इसके ऊपर रिटन टेक्स्ट भी है, लेकिन ये उससे भी 1000 साल पीछे है। तो बुरज़ोहम के अंदर जो हमें एक स्कल मिला है उसकी डेटिंग है, उसके अंदर सर्जरी हुई है आज से 4000 साल पहले 2300 BCE में। इस साइट में स्कल के अंदर ड्रिल होल्स मिले हैं, और ये वो दांत वाले ड्रिल होल्स नहीं है, ये स्कल के अंदर वाले ड्रिल होल्स हैं। तो और ये स्कल सर्जरी इंडिया में कश्मीर में हुई है। यस, बुरज़ोहम में ये स्कल मिला है जिसके अंदर हमें ये ड्रिल होल्स मिले हैं। दिस इज व्हाट द क्लेम इज। तो हैरी, अगर जैसे ये कश्मीर में है तो हम कैसे ये सोचते हैं कि ये साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है और ये साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है? इसका पैरामीटर क्या होता है? इसका पैरामीटर ये है, क्या आपको इंडस लेवल आर्किटेक्चर यहां पे मिलता है कि नहीं। तो बेसिकली हमें ड्रेनेज सिस्टम मिलना चाहिए, हमें ब्रिक्स का रेशो मिलना चाहिए, हमें इंडस के वेट्स मिलने चाहिए, हमें सिर्फ इंडस की ज्वेलरी मिली है। इसीलिए कहते हैं कि ये ट्रेडिंग पार्टनर था इंडस के साथ में। फैसिनेटिंग यार। दूसरा, आपने एक और बड़ी नीरज राय की डिस्कवरी के बारे में बात करी थी जो डीएनए से रिलेटेड थी। यस, उधर क्या हुआ है? ओके, तो हमें 2 हैप्लोग्रुप मिले हैं, एक है U2B2 और एक है M2। एक इसमें से हैप्लोग्रुप एग्जिस्ट करता था बीमैक सिविलाइजेशन के अंदर, एक हैप्लोग्रुप एग्जिस्ट करता था स्वात सिविलाइजेशन के अंदर। यहाँ क्या हमारे पास में डीएनए एनालिसिस हो चुके हैं, हमारे पास में सारे हैप्लोग्रुप की लिस्ट है। तो जो यहाँ के लोग थे वो ही आज के कश्मीरियों के एंसेस्टर्स हैं, क्योंकि ये हैप्लोग्रुप हमें आज के कश्मीरियों में भी मिलते हैं और ये इंडस वैली से भी रिलेटेड थे। इंडस वैली का डेटा हमारे पास में इतना नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि ये हैप्लोग्रुप इंडस वैली में एग्जिस्ट करता था कि नहीं, बट हमें यहाँ पे भी एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो बीमैक सेंट्रल एशिया के हमें मिले हैं हैप्लोग्रुप्स, वो 1300 BC में मिले हैं। तो यानी कि इस जगह तक आर्यंस अगर आए थे 1500 ईसा पूर्व, वो 1300 ईसा पूर्व तक भी यहां नहीं पहुंचे थे। इनका डीएनए प्योर है जो आज भी कंसिस्टेंटली बाकी हमारे कश्मीरियों के अंदर मिलता है। तो यानी कि ये जो नीरज राय जी की स्टडी है, इससे ये पता चला है कि जो आज के कश्मीरी हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही निकले थे। मतलब कि ये बुरज़ोहम जो है, अगर वो इंडस वैली के साथ में ट्रेड करती थी, तो जो बुरज़ोहम के एंसेस्टर्स थे वो ही आज कश्मीरियों के एंसेस्टर्स हैं। मतलब दे कम फ्रॉम द सेम लिनियज, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। बीच में कोई ब्रेक नहीं है, यानी कि जो लोग वो स्कल सर्जरी कर रहे थे 5000 साल पहले, वो ही प्रेजेंट कश्मीरी हैं आज। यस, ये है उनकी कंक्लूजन। तो इसीलिए इस पेपर में लिखा हुआ है कि ही वांट्स टू सर्च कि आर्यन डीएनए इंडिया में कब आया और आर्यन विजन हुई थी कि नहीं। तो अभी तक उनका स्टैंड यही है कि बुरज़ोहम में हमें 1300 BC का डीएनए एनालिसिस भी बताता है कि अभी भी कोई स्टेप नहीं है, सो कॉल्ड हैप्लोग्रुप नहीं है। सो एक बस कनेक्शन अगर एस्टैब्लिश हो गया कश्मीर में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूटी बन जाएगी, बट वो अभी नहीं हुआ है। बट क्या कोई ऐसा एविडेंस मिलता है हरी जिससे ये पता चलता है कि बुरज़ोहम और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी डीएनए कंटिन्यूटी है? उसके लिए हमें इंडस वैली के डीएनए चाहिए होंगे जो हमारे पास में आज के टाइम में नहीं है। और ऐसा क्यों है कि हमारे पास नहीं है? बहुत सिंपल है, हमारी सॉइल और हमारा टेम्परेचर ऐसा है कि यहाँ पे डीएनए सरवाइव नहीं करता। इसीलिए जब भी कोई भी स्केलेटन मिलता है उसमें से डीएनए रिकवरी इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन इंडिया। और इसी के ऊपर पूरी की पूरी आर्यन विजन थ्योरी टिकी हुई है कि जिस दिन इंडिया से डीएनए रिकवर हो गया तो बहुत क्लियरली पता लग जाएगा कि आर्यंस आए भी थे कि नहीं। आर्यन जीन को R1A बोला जाता है जो स्टेप के अंदर अलग है और जो अपने यूरोपियंस के अंदर भी मिलता है। तो ये एशिया और यूरोप हर जगह पे मिलता है। तो इसके अंदर भी अलग अलग स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, सब स्ट्रैंड्स होते हैं। तो एक आता है Z स्ट्रैंड, Z91 या फिर Z01, इन दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड है, वो इंडियंस के अंदर डोमिनेंट है, जो और कहीं नहीं मिलता, बाकी जगह पे काफी कम है। तो अब ये कहते हैं कि R1A स्टेप से इंडिया में आया था। अब नीरज राय जी ने एक रिवर्स कैलकुलेशन की
बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी एंड इंटेंसिटी। तो हमने अपनी आई गेस अफ्रीका, आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाली वीडियो में इस चीज़ की बात की थी कि जब जेनेटिक्स में अगर आपको किसी भी स्ट्रैंड की लोकेशन पता करनी है कि वो कहाँ से इमर्ज हुआ, तो आप देखते हो कि उसकी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे है। अब ह्यूमन डीएनए का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म और सबसे ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म हमें अफ्रीका में मिलता है। इसीलिए हमने अफ्रीका माइग्रेशन थियरी को सपोर्ट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है वहाँ पे हमारे डीएनए की इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब जब R1A की बात करते हैं, उसकी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। उन्होंने उसको रिवर्स इंजीनियर करके ट्रैक किया कि R1A डीएनए इंडिया में कब आया था। उनकी प्री पब्लिश्ड रिसर्च कहती है कि यह आया था 18,000 BCE में। तो यानी कि 18,000 BCE से R1A इंडिया में कंटिन्यूसली चला जा रहा है। और ये उनकी रिसर्च तभी आप डिसप्रूव या उनके हाइपोथेसिस को तभी आप चैलेंज कर सकते हो अगर कोई मेल डीएनए इंडिया से रिकवर हो जो इतना पुराना है। आज हम में R1 डीएनए बहुत ज्यादा मात्रा में है, ऑलमोस्ट सब में है, और ये कंसिस्टेंटली नॉर्थ टू साउथ है। बस ये है कि इसकी परसेंटेज चेंज होती रहती है, बट इट इज स्टिल अ डोमिनेंट स्ट्रैंड इन मेल्स। एक और बड़ी खबर जो कि इंडिया में बहुत वायरल हो गई, वो थी प्रीस्ट किंग के बारे में। ये प्रीस्ट किंग का स्टैचू रिकवर होता है। क्या स्टोरी है प्रीस्ट किंग की? सो प्रीस्ट किंग का स्टैचू रिकवर हुआ था मोहनजोदारो में। हाँ, और ये एक 17 सेंटीमीटर की फिगर है जो एक अकेला इंटैक्ट वेल डिटेल्ड फेस मिला है हमें इंडस वैली के अंदर। तो स्पेकुलेशंस आए कि ये आदमी कौन हो सकता है कि जिसकी उन्होंने इतनी डिटेल्ड एक स्टैटाइट मूर्ति बनाई। तो उस टाइम पे सबके दिमाग में ये था कि हमें सुमेर के बारे में पता था, हमें इजिप्ट के बारे में पता था। हर कोई कहता था कि जो भी किंग्स होते हैं वो अपने लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते हैं, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, तो ये भी किंग होगा। तो वहां से इसका नाम आया किंग। लेकिन जिस तरीके से बैठे हुए हैं, इनकी आंखें जैसे बहुत ही हल्की सी खुल रही हैं, जैसे एक पीस है मुंह पे, तो इन्होंने बोला कि ये प्रीस्ट भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनका नाम आया प्रीस्ट किंग। यहां से इनका नाम रखा गया। इनके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है कि हु वाज ही। नेट पे सबको पता है इनके बारे में कि हु वाज ही। नेट पे सबको पता है कि ये मोदी जी के पुराने अवतार हैं। हाँ, तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि क्या स्पेकुलेशन चल रही है नेट पे। सो ये स्पेकुलेशन नेट पे चल रही है कि आप ही बोल दो कि जो प्रीस्ट किंग है वो मोदी जी जैसे दिखते हैं, तो मोदी जी उन्हीं के डिसेंडेंट हैं। ये एक थियरी चल रही है। लेकिन प्रीस्ट किंग जी को आप मोदी जी से एसोसिएट करो चाहे ना करो, बट इसके पीछे जो एक आपको कहानी देखने को मिलती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो प्रीस्ट किंग मतलब कोई एक उन्होंने फिगर रखी हुई है, लेकिन वो कैसी सिविलाइजेशन में ग्रो हो रही है, क्या वो किंग हैं कि नहीं। क्वेश्चन अब ये आता है, क्या वो किंग हैं। अब अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें और हम दुनिया की सिविलाइजेशंस की बात करें, हर जगह पे आपको दिखेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्ट, वहां पे राजाओं ने अपने बड़े बड़े मकबरे बनाए, और एक तो राजा जिन्होंने अपनी 20 मूर्तियां बनाई जो कि 20 फीट टॉल है। एवरीवन वाज ऑब्सेस्ड विद देम। हर किसी को था कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, हमारे राजाओं ने कभी भी अपने आप को ऊपर नहीं रखा। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रूफ देता हूं। इंडिया का सबसे पहला और सबसे विशाल राज्य बनाया मौर्यन एम्पायर ने। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले अटेस्टेड किंग थे हमारे, जिनको हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड बोला जाता है। और उनकी एम्पायर ग्रीस, जो सेल्यूसिड एम्पायर है, वहां से लेकर हमारे साउथ तक जाती थी। उन्होंने क्या किया जब उनकी रिटायरमेंट की एज आई? आज के टाइम में हम रिटायरमेंट के बारे में तो सोचते नहीं है कि अगर हम एक राजा हैं, हम पावर में, हम रिटायर नहीं होंगे। वो वनवास पे चले गए, साउथ में गए, उन्होंने फास्ट किया जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई। उनकी समाधि बनी है, उनका अकेला एक मॉन्यूमेंट है जहां पे जिस केव में जाके उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। अगर हम कॉन्टिन्यूटी देखें, 300 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, उसके बाद में गुप्ता एम्पायर तक, गुप्ता एम्पायर के बाद में भी राष्ट्रकूटा तक किसी ने अपने लिए कोई महल नहीं बनाया, किसी भी राजा ने अपने लिए कोई ऐसा विशाल मॉन्यूमेंट नहीं बनाया। क्या वो केपेबल नहीं थे? कैलाश मंदिर को देख लो, कैलाश मंदिर कितना बढ़िया बनाया राष्ट्रकूटा एम्पायर ने। अगर वो कैलाश मंदिर शिवजी के लिए बना सकते, वो अपने लिए क्या कुछ नहीं बना सकते थे? अशोक को देख लो, अशोका ने स्तूपास बनाए, अशोका ने पिलर बनाया, अशोका ने इतने सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए फॉर बुद्धिज्म। क्या वो अपने लिए कुछ नहीं बना सकते थे? तो कल्चरल कंटिन्यूटी पे ज्यादा ध्यान था हमारे राजाओं का, और ट्रेडिशन कंटिन्यूटी पे ज्यादा ध्यान था एज कंपेयर टू इंडिविजुअल आइडेंटिटी एम्प्लीफिकेशन। एग्जैक्टली। और ये
चीज ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती है। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में चाहे हमारी एक्सकेवेशंस जो हैं वो बहुत ही कम हुई हैं, लेकिन हमें कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं मिला है कि जो किसी के लिए डेडिकेटेड हो। तो एक थियरी निकल के आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक यूटोपिया में थी। और ये हमें कहां से पता लगता है? एक कोफिशिएंट होता है जिसको बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट हमें बताता है कि अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस कितना है। जितना बड़ा वैल्यू उतना ज्यादा फर्क। सुमेर और इजिप्ट, यहां पे गिनी कोफिशिएंट है 0.88। इंडस वैली का गिनी कोफिशिएंट है 0.5, यानी कि इनइक्वालिटी बहुत कम थी। अगर राजा होते, अब इजिप्ट के एक राजा हैं, जब उनकी डेथ हुई थी, उनके जो स्लेव्स थे, उनके जो सर्वेंट्स थे, उनको मार के उनके साथ में दफना दिया गया था ताकि आफ्टर लाइफ में उनको उनकी सेवा करें। हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं था। इंडस वैली में हमें कोई भी रॉयल कब्र नहीं मिलती है। अगर वो बैरियल प्रैक्टिस फॉलो करते थे, वो एक अलग स्पेकुलेशन है। हमें कुछ भी रॉयल बैरियल्स नहीं मिलते। जो सारी कब्रें हैं वो सिटी से अलग हैं, उनके नेक्रोपोलिसेस अलग हैं। और जो सीटाडेल माउंट हमें मिला है मोहनजोदारो के अंदर, वहां पे भी कोई सीट नहीं है जहां पे राजा बैठता था। और अब यहां पे आ जाते हैं हम वेदास के ऊपर। वेदास में जब ऋग्वेद ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है और यजुर्वेद ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है, हमें किंगशिप में डिक्लाइन मिलता है। राजा है लेकिन राजा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेमोक्रेसी का सबसे पहला एग्जाम्पल हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो कि है सभा और समिति। सभा जहां पे जितने भी एल्डर्स हैं जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो बैठ के एक प्लान बना रहे हैं। राजा इज इन्वॉल्व्ड, राजा इज नॉट इंपॉर्टेंट। और ऐसी फिर समिति है जहां पे कॉमन पीपल दे कैन क्वेश्चन द किंग, वो राजा को सवाल कर सकते हैं और उनसे डिस्कशन के बाद में सब कुछ होता है। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। और हम जब इंडस वैली को स्टडी करते हैं, हमें एक सेम टाइप का सिस्टमाइजेशन मिलता है। अगर हम इंडस वैली का सिस्टम देखें, आप किसी भी सिटी में चले जाओ, सेम ड्रेनेज, ईंटों का आकार भी सेम है हर जगह, 1:2:4। चाहे राखीगढ़ी, ढोलावीरा, लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा, हर जगह पे जो स्ट्रीट्स हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हर जगह पे स्टैंडर्डाइजेशन विदाउट अथॉरिटी, दैट इज व्हाट इंडस वैली सिविलाइजेशन शुड बी नोन फॉर। तो प्रीस्ट किंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक अकेला ऐसा विटनेस है कि बिना अथॉरिटी के कैसे एक सिविलाइजेशन रन हो सकती है। और इसमें एक अगर देखा जाए, एक और कल्चरली हमें जो चीज़ सिखाई जाती है, अगर राज धर्म के बारे में पढ़ा जाए, तो उसमें ये बताया जाता है कि कैसे एक राजा ऋणी होता है प्रजा के लिए, क्योंकि प्रजा जो है उसको एक ओहदा, एक रुतबा दे रही है, तो उसको उस ऋण को उतारने के लिए क्या क्या धर्म का पालन करना है, इस तरह से उसकी लाइफ चलनी चाहिए। ये राजधर्म सिखाता है। तो यानी राजा को प्रजा के नीचे दिखाया गया है कि ऋणी मतलब क्या, कि जो किसी को आप लोन देते हो और जो लोन ले रहा है, तो जो लोन ले रहा है वो उसकी एक ड्यूटी है, जो लोन दे रहा है वो ऊपर है। तो प्रजा को राजा के ऊपर बताया गया है हमारे शास्त्रों में। राजा इज बेसिकली अ सर्विसमैन। हाँ, वो प्रजा की सर्विस कर रहा है। और ये हमें यूनिवर्सिटीज में दिखता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय का मतलब क्या है? विश्व के विद्या का आल्य, ग्लोबल स्कूल, ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहली थी तक्षशिला, उसके बाद में नालंदा, फिर हमारे पास में विक्रमशिला, उद्यांतपुरी, शारदा पीठ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ये कल्चर इंडिया में कंटिन्यू रहा है इवन टिल कश्मीर, क्योंकि शारदा पीठ जो है वो कश्मीर में है। तो ये एक राजा ही ये चीज, या एक एडमिनिस्ट्रेशन ही यूनिवर्सिटी बनाएगी जहां पे कोई नहीं है, कोई भी बाहर से आ सकता है, कोई भी एंटर कर सकता है। वहां पे बहुत कुछ था और डिस्ट्रॉय हुआ। उसके बाद में नालंदा, तक्षशिला, दे आर द प्राइम एग्जाम्पल्स। चाणक्य खुद तक्षशिला के एक ट्यूटर थे एक टाइम पे। सो ये प्रीस्ट किंग जो है, ये कहीं ना कहीं हमारी कल्चरल डेप्थ को और हमारा जो शास्त्रों का ज्ञान है वो किस तरह से डेली लाइफ में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, उसकी कहीं ना कहीं एम्बॉडीमेंट है ये प्रीस्ट किंग। एग्जैक्टली। तो हम प्रीस्ट किंग को एक सिंबल बोल सकते हैं कि ही इज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी लेस सिविलाइजेशन। एक ऐसी सभ्यता जहां पे कोई राजा इस तरीके से शासन नहीं करता था जिस तरीके से आज डेमोक्रेसी चल रही है। और मेरे लिए जो हैरी आपने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मुझे नहीं पता था, कि मोहनजोदारो में
जो इनइक्वालिटी इंडेक्स था वो सबसे कम था ग्लोबली Yes. उस समय भी, यानी Yes. कि ऐसा नहीं था कि कोई लोग बहुत ज्यादा गरीब हो जा रहे हैं और कोई लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जा रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो कल्चर में जो हमारी दान की प्रवृत्ति है या हमारी जो ये इंश्योर करने की प्रवृत्ति है कि कोई भी भूखा ना सोए, ये कहीं ना कहीं उसको दर्शाता है। एग्जैक्टली और इसीलिए जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड आया, वो पूरी की पूरी एक एंजाइटी अथर्ववेद ने अपने अंदर प्रिजर्व की हुई है। अब अगर हम यहां पे अथर्ववेद की बात करें, जो अथर्ववेद बुक 8 to 19 है, वो एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रही है जहां पे अकाल पड़ा हुआ है, धरती फट रही है। उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि अर्थ इज क्रैकिंग, धरती फट रही है, खाने को खाना नहीं है, पीपल आर मूविंग, वो यहां से वहां माइग्रेट कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अथर्ववेद बुक 20 जहां पे खत्म होती है, जहां पे लगा लो हमारा वैदिक कॉर्पस क्लोज हो गया, वहां पे एक राजा आता है और राजा का नाम परीक्षित। अच्छा, अब स्पेकुलेशन है कि ये परीक्षित महाभारत वाले हैं कि नहीं, लेकिन अथर्ववेद का संपूर्ण क्लोजर होता है परीक्षित के आने से। उसके बाद में दे आर टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेशन ऑफ द सिस्टम, कि अब इनके आने के बाद में राजधर्म दोबारा से एस्टैब्लिश होगा। और हमें आर्कियोलॉजी में वो दिखता है फिर महाजनपद जाए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अब राजा की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो वही पुरानी है। वही पुरानी है। परीक्षित की स्टोरी क्या थी महाभारत में, 2 मिनट में ये समझा दोगे ऑडियंस को जिनको नहीं पता। सो परीक्षित इज नोन एज द लास्ट पांडव, कि जब महाभारत खत्म हुई उसके बाद में जब रेस्टोरेशन आई तो अकेला एक कौन सा राजा हो जो राजधर्म को संभाले, तो वो परीक्षित थे। तो परीक्षित महाभारत में ही इज नोन एज द रिस्टोरर ऑफ फेथ। एक और बड़ी डिस्कवरी जो पहली बार हमने देखा कि थार डेजर्ट में, थार के रेगिस्तान में एक इंडस वैली की साइट मिल गई, जो पहले कभी लोग नहीं सोच सकते थे, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि इंडस वैली मतलब नदियों के पास हरे भरे जगहों पे सिविलाइजेशन मिलेगी, पर थार जैसी जगह पे सिविलाइजेशन मिलना एक नई चीज़ थी। और ये बहुत रिसेंट, अभी पिछले ही साल ये डिस्कवरी हुई है, शायद 1 साल भी नहीं हुआ है इसको। क्या हुआ है यहाँ पे? तो जैसलमेर में रात दिया की डेरी एक साइट मिली हमें, जो कि आती है 2600 ईसा पूर्व, यानी कि आज से 4600 साल पुरानी। अब सबके लिए सरप्राइजिंग ये है कि यहाँ पे एक साइट कैसे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये जैसलमेर के पास है, जो कि पूरा एक मारुस्थल है। डेटिंग के ऊपर डिबेट है, लोग बात कर रहे हैं कि ये 4600 साल पुरानी है या फिर ये 600 साल पुरानी है। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि कैसे एक रेगिस्तान के बीच में आपको सिंधु सरस्वती टाइम की एक साइट मिल रही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको सरप्राइज क्यों हो रहा है। ढोलावेरा भी एक ऐसी साइट है जिसके आसपास कोई रिवर नहीं है। उन्होंने वाटर रेजर्वोयर सिस्टम बनाया, जो कि आज यूनेस्को भी रिकॉग्नाइज करती है कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है उस टाइम पे जहां पे वो वाटर स्टोर करते थे, और उसके बाद में पूरी सिविलाइजेशन थ्राइव्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2000 ईयर्स। तो यहां पे भी मिल गया, कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं है। इसके ऊपर बस एक्सकेवेशन होनी चाहिए, हमें और पता लगना चाहिए कि इनका सिस्टम कितना डिटेल्ड था और इन्होंने कैसे सर्वाइव किया। अभी प्रीलिमिनरी एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई है, ज्यादा रिपोर्ट हमारे पास में नहीं आई है। लगभग मुझे लगता है अनदर 6 months और हमें डिटेल में पता लग जाएगा कि इसकी और कहानी क्या है। पर एक थार डेजर्ट जो है ना, वो दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट माना जाता है। जो 2000-3000 साल पहले जितने लोग थार डेजर्ट में रहते थे, उतने दुनिया में किसी और रेगिस्तान में नहीं रहते थे। कहीं ना कहीं क्या हमें वाटर कंजर्वेशन की या वाटर स्टोरेज की या वाटर को, पानी को कहाँ ढूंढना है, इसकी ज्यादा समझ थी बाकी की दुनिया से, जो हम डेजर्ट में भी सेटलमेंट्स बना पा रहे थे। तो जो थार डेजर्ट की सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पे पूरी दुनिया ने हमसे अडॉप्ट किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और आज भी बहुत एक्टिवली रेन वाटर हार्वेस्टिंग चलती है। आज के टाइम में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है वो होती है रूफ से। रूफ पे पानी इकट्ठा होता है, उसको वो अपने अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज में प्रिजर्व करते हैं। तो ये जो है तरीका, ये अप्रॉक्सीमेटली नॉट रियली इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, लेकिन जो हमारा से प्रूफ है लगभग 3000 साल पहले से हो रहा था। तो कस्बों में ये प्रैक्टिस बहुत पुरानी है, आज भी चलती आ रही है। इसका ज्ञान आप कह सकते हो अडेप्टेशन से आया है, क्योंकि हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं हम अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जो ये साइट मिली है 4600 साल पुरानी है। इतनी पुरानी साइट हमारे पास है, थार डेजर्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी मारुस्थल के बीच में।
हमें अगर साइट्स मिलेंगी, हमें चोलिस्तान की साइड थोड़ा सा निकलेंगे, या फिर गुजरात में जहां पे हरा भरा स्टार्ट हो जाता है वहां पे मिलेंगी। ये हमें बिल्कुल मारुस्थल के बीच में मिली है, इसीलिए इसकी एक्सकवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये बताएगी किस लेवल तक की एडवांस नॉलेज थी सिंधु सरस्वती के लोगों की। और एक बिजनौर में हमें 5000 साल पुरानी फैक्ट्री मिली है, ये इधर क्या हुआ है? तो जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हम जैसे आज के टाइम में सोचते हैं कि फैक्ट्रीज में मशीन्स चल रही होंगी, नहीं। अगर हम आज से 300-400 साल पहले भी चले हैं, सारा काम हाथ से होता था। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर फैक्ट्रीज। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी। टेराकोटा फिगरिंग्स बनाने की फैक्ट्री थी, कार्लिनियन बीट से ज्वेलरी बनाने की फैक्ट्री थी, बैंगल्स बनाने की फैक्ट्री थी। लाख के कंगन बहुत फेमस है जींद के और अपने नारनौल के, वो भी फैक्ट्री में बनते हैं, वो हाथ से बनते हैं। तो ये जो ट्रेडिशंस हैं हमारे, जो आज भी कुम्हार एक मटका बना रहा है, जो आज भी आप बैंगल्स पहन रहे हो जो हैंडमेड जिसको बोलते हैं, और बाहर तो बहुत महंगे महंगे एक्सपोर्ट होते हैं, ये सारी फैक्ट्रीज इंडिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी। राखी गढ़ी की जब हमने बात की, मैं एक चीज बताना भूल गया कि राखी गढ़ी में उस रिजर्वॉयर के नीचे भी हमें फैक्ट्री मिली है। वो बीड मेकिंग फैक्ट्री थी। वाह। तो फैक्ट्रीज इंडिया में मिलना इज प्रिटी कॉमन। ये अभी एक रीसेंट इस पे पेपर छपा है कि ये मेक इन इंडिया कैंपेन इंडिया में कब से चल रही है। तो इसी चीज को कि इंडिया में इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग उस समय होती थी, जब आप उनके ट्रेड रूट से जोड़ करके देखोगे और उसको पूरा स्टडी करोगे उस पेपर के हिसाब से, तो ये पता चलेगा कि कैसे ये फैक्ट्री से माल ले जाया जाता था मिडिल ईस्ट में, ये फैक्ट्री से माल ले जाया जाता था इजिप्ट में और बाकी ट्रेड रूट्स पे, ताकि ट्रेड बढ़ सके। यस, और यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोथल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो लोथल गुजरात में जो हमारा गल्फ ऑफ खंबे है, बीच में जो ऐसा कट आता है गुजरात का, वहां पे लाया करता था। वहां पे हमें डॉकयार्ड मिला है, जो डॉकयार्ड आज से 4000 साल से ज्यादा पुराना है। उस डॉकयार्ड से शिप्स निकलते थे, और उसको दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड भी बोला जाता है। यस, वो बोला नहीं जाता, वो प्रमाणित है। इट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड। और ये एक ऐसा पोर्ट है जो कि दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ में वाटर के थ्रू ट्रेड करता था। इनके शिप्स मेसोपोटामिया में लैंड करते थे। सुमेरियंस ने मिलुआ, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके ट्रेडर्स के बारे में लिखा गया है। वो लोथल से निकलते थे। आज का बहरीन, उस टाइम पे वहां पे डिलमन होती थी एक सिटी। बहरीन जाते थे, बहरीन से मेसोपोटामिया जाते थे, मेसोपोटामिया के साथ में हम गोल्ड में ट्रेड करते थे, कार्लिनियन बीड्स में ट्रेड करते थे, लैपिस लजुली में ट्रेड करते थे, और हमारे यहां से टिम्बर जाता था, वहां पे लकड़ी इंडिया की मेसोपोटामिया में जाती थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हम लोथल से मेसोपोटामिया जाते थे, लेकिन कोई भी मेसोपोटामियन आज तक इंडिया नहीं आया। वो मिलुहा को एक स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। मिलुहा को ऐसे बोलते थे कि यहां पे भगवान रहते हैं। आप अगर सुमेर के टेक्स्ट में डीप जाओ, उन्होंने अपने आसपास के सारे एरियाज को अटैक किया। उन्होंने ओमान पे अटैक किया, उन्होंने बहरीन पे अटैक किया, और उनके जो आउटसाइडर्स थे उन पे अटैक किया। बाद में उन्होंने अखत पे अटैक किया, लेकिन उन्होंने कभी मिलुहा पे अटैक नहीं किया। जब भी तो सुमेर की पोएम्स में लिखा हुआ है, इनकी जो कि एक सुमेरियन भगवान मान सकते हैं उनको, अनुनाकी में उनकी काफी इंपॉर्टेंस है। तो उनके टेम्पल पे एक मिलुअन शिप आ रहा था जो ट्रिब्यूट लेके जा रहा था इंकी के टेम्पल पे, गोल्ड। उसके अंदर लिखा गया है कि जब वो मिलुअन शिप आया, उन्होंने सारी की सारी जितनी भी गलियां हैं सारी साफ कर दी, रास्ता बनाया ताकि वो फटाफट वहां तक पहुंच पाए, उनको कोई बीच में रुकने की इतना सा भी टाइम ना मिले। मिलुहा की ये रेपुटेशन थी मेसोपोटामिया के अंदर, और वो शिप्स लोथल से आते थे। और लोथल जो है, वहां पे हमें रिवर भी मिलती है, और वहां पे रिवर से सी में जाते थे। बहुत बड़ा डॉकयार्ड था जिसके अंदर मैनुअली पानी आता था ताकि शिप्स वहां पे सरवाइव कर पाएं। इस लेवल की इंजीनियरिंग की थी। राखी गढ़ी से शिप्स निकलते थे, मोहिंजोदारो से शिप्स निकलते थे, सारे बाय रिवर लोथल पहुंचते थे। लोथल से वो सारा का सारा एक्सपोर्ट होता था मेसोपोटामिया तक। हरी, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आज के डेट में हमारे शिप्स को एक सेफ पैसेज दे दिया जाता है, चाहे वो ईरान हो चाहे यूक्रेन हो, उसी तरह से इतने हजारों साल पहले भी हमारे शिप्स को एक सेफ पैसेज दिया जाता था, बेसिस जो आपने अभी बताया उसके। लोथल के बारे में आपने गोल्ड की बात करी, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी बहुत रिसेंटली हुई कि एएसआई ने कई सालों बाद उधर एक्सकवेशन स्टार्ट करा, 65 साल के बाद, और गोल्ड मिला है उन्हें।
यस हमें गोल्ड के रेमिनेंट्स मिले हैं, हमें गोल्ड के मतलब ये लगा लो गोल्ड डस्ट मिली है। तो इसका मतलब है कि कोई गोल्ड वर्कशॉप हो सकती है लोथल के अंदर जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, लेकिन शायद हो जाएगी, क्योंकि अब आई थिंक आईआईटी कर रही है। आईआईटी हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लोथल को दोबारा से एक्सकवेट करेंगे। तो ये दुनिया का सबसे पुराना शिपयार्ड जहां पर गोल्ड सामान जाता था, बदले में गोल्ड आता था, और वो गोल्ड की हो सकता है वहां पर प्रोसेसिंग होकर के वापस से इंडिया जो सोने की चिड़िया थी उसका ओरिजिन हो सकता है लोथल हो। एग्जैक्टली। एक हम सबकी ना बहुत फेवरेट साइट है सिनौली, क्योंकि वो महाभारत के बारे में बताती है हमें। वहाँ चैरियट्स मिलते हैं, हमें फीमेल वॉरियर्स मिलते हैं वहाँ पर। सिनौली में क्या हो रहा है अभी? तो सिनौली में हमें 3 ग्रेव्स मिली हैं। उसके बाद में सिनौली की एक्सकवेशन रोक दी गई है बिल्कुल। आज के टाइम में सिनौली में कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके अगेंस्ट वॉइस भी रेज की है, लेकिन कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। सिनौली हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि वो सभ्यता नहीं है, वो एक कब्रिस्तान है। वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ कब्रें मिली हैं। तो यानी कि कोई ऐसी सभ्यता थी आसपास जो अपने बंदों को इस जगह पे आके दफनाती थी, और कोई वो एरे गहरे बंदे नहीं थे, वो वॉरियर्स थे। हमें वहां पे स्वॉर्ड मिली है, हमें वहां पे शील्ड्स मिली हैं, हमें वहां पे पॉटरी मिली है, हमें वहां पे चैरियट मिले हैं, और हमें वहां पे फीमेल वॉरियर मिली है। और हमें 3 ग्रेव से ये पता लगता है, जिसमें से एक फीमेल की है और 2 मेल की है, कि फीमेल की शील्ड अलग तरीके से बनाई जाती थी, मेल की शील्ड अलग तरीके से बनाई जाती थी, फीमेल स्वॉर्ड अलग तरीके से बनाई जाती थी, मेल स्वॉर्ड अलग तरीके से बनाई जाती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है चैरियट्स वहां पे हमें सर्वाइवल कंडीशन में कैसे मिले, क्योंकि इंडिया की सॉइल ऐसी है कि ये वुड को बहुत इजीली डीकंपोज कर देती है। उन चैरियट्स के ऊपर उन्होंने कॉपर और ब्रॉन्ज से एनग्रेविंग की हुई थी, तो उन एनग्रेविंग्स की वजह से ये बच गए, ये डीकंपोज नहीं हुआ, क्योंकि मेटल इतना इजीली डीकंपोज नहीं होता है। उससे फिर हम उसके ढांचे का पता लगा। अब बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ये काउ चैरियट भी हो सकता है, बुल चैरियट भी हो सकता है। आप कैसे कह सकते हो कि ये हॉर्स चैरियट है? घोड़ा नहीं मिल रहा है भाई। घोड़ा मिलेगा भी नहीं। हाँ। ढूंढते रहो, आपको घोड़ा नहीं मिलेगा। आपको घोड़ा उस समय ही नहीं, आपको घोड़ा इंडिया में आज से 2000 साल पहले भी नहीं मिलेगा, क्योंकि घोड़े की बोन्स जो होती हैं वो अंदर से लेस डेंस होती हैं। अगर हम बाकी कैटल की बात करें, उनके रिमेन्स हमें मिलते रहते हैं, क्योंकि उनकी बोन्स जो है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उनको डीकंपोज होने में ज्यादा टाइम लगता है। घोड़े की बोन्स जो है वो अंदर से ऑलमोस्ट हॉलो होती हैं, तो सबसे पहले डीकंपोज होती हैं। पर एक घोड़े का रिमेन भी मिला था, वो कहाँ मिला? वो हमें गुजरात में मिला है। तो जो उस घोड़े का रिमेन मिला है, दैट रिमेन इज डेटेड टू अराउंड 4500 ईयर्स ओल्ड, यानी कि आज 2500 BC से 3000 BC के बीच की उसकी डेटिंग है। लेकिन अब यह है कि आपको घोड़े का रिमेन मिल गया, आपको घोड़े के दांत भी मिले हमें कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन की और 2-3 साइट्स में, लेकिन जब आपको घोड़ा मिल जाता है तब आप बोलते हो घोड़ा नहीं है, वो खच्चर है। तो मतलब अगर प्रूफ आ भी जाए तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप डीएनए रिकवर कर नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है कि ये हमें क्यों मिला? क्योंकि ये दबा हुआ था सॉल्ट फील्ड्स के नीचे, जहां पे नमक था। नमक के अंदर डीकंपोजिशन इतनी फास्ट नहीं होती, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है। इसीलिए ये बोन्स प्रिजर्व थी थोड़ी बहुत शेप में। जो हमें पता लगा कि ये जो बोन्स हैं ये घोड़े की हैं, लेकिन बाद में डिबेट हुआ है कि ये गधे की भी हो सकती हैं, खच्चर की भी हो सकती हैं। तो घोड़े का एविडेंस वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बात करते हैं कि घोड़े का रिमेन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हमने अभी इतने लंबे पॉडकास्ट में इतनी सारी बात करी इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेटिंग की, रीसेंट इतना सारा हमें डेटा मिला है, साइट्स मिली हैं, इतना सारे हमें रिमेन्स एक्सकवेशंस हुए हैं जो बहुत कुछ एस्टैब्लिश कर देते हैं बिना हॉर्स के। तो ये हॉर्स थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हॉर्स थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेला ऐसा पिलर है जो आज के टाइम में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को होल्ड करता है। तो अगर आप और कोई भी एविडेंस ढूंढो आर्यन इन्वेजन थ्योरी का, और मैं ही नहीं, बहुत सारे आज के टाइम में इंक्लूडिंग डॉक्टर नीरज राय, वो तो चलो नेक्स्ट लेवल पे, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, हम इस चीज के ऊपर फोकस्ड क्यों हैं? क्योंकि आर्यन इन्वेजन थ्योरी ने एक इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। तमिल में अलग सुप्रीमेसी चल रही है, नॉर्थ में अलग सुप्रीमेसी चल रही है कि आर्यंस आए थे, तुम आर्यंस हो, तुम बाहर से आए हो। और ये एक बहुत पुराना कोट है कि अगर आपको किसी सभ्यता को डिस्ट्रॉय करना है, उसकी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय कर लो। हमारे साथ में भी यही हो रहा है कि आप जो आपके एंसेस्टर है वो बाहर से आए थे, उन्होंने आपके ऊपर अत्याचार किया, आप उनके डिसेंडेंट हो। तो घोड़ा अकेला एविडेंस है जो उसको स्टैंड करता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि घोड़े स्टेप से आए थे,
भारत के अंदर आर्यंस लेके आए थे, उन्होंने ऋग्वेद लिखा, उन्होंने तुम्हें तुम्हारा कल्चर दिया है। बाकी सारी चीजें, चाहे हम कल्चर की बात करें, चाहे हम जेनेटिक्स की बात करें, चाहे हम आर्कियोलॉजिकल कंटिन्यूटी की बात करें, भारत में बाकी सब कुछ कंटिन्यूड है। लेकिन एक घोड़ा वो पूरी की पूरी इंडियन सिविलाइजेशन को इंपैक्ट कर रहा है, जो कि एक ऐसा थॉट एनग्रेव किया गया था कॉलोनिस्ट के द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि और कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है जो एक एनिमल के ऊपर स्टैंड करती हो। सिर्फ एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी है जो एक एनिमल पर स्टैंड करती है। अगर घोड़ा इंपॉर्टेंट ना हो और आर्यन इन्वेजन थ्योरी आज डिस्प्रूव हो जाए, उसके रेपरकशंस ऐसे हैं कि पूरा का पूरी हिस्टोरिकल सोसाइटी उसको फेस नहीं कर सकती। सबसे पहली चीज क्या होगी, जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी डिस्प्रूव होती है, आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन थ्योरी, कि भारतीय इस द्वीप से, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इससे यूरोप तक गए थे। जो हमने बात करी और एस्टैब्लिश करा था शिवा वाले पॉडकास्ट में, कि किस तरह शिव जी माइग्रेट या शिव जी के मंदिर माइग्रेट हुए हैं लोगों के साथ, और उसमें हमने एविडेंसेस के साथ ये दिखाया था कि कैसे इंडियन सिविलाइजेशन यूरोप तक और उससे आगे आयरलैंड तक पहुंची थी। एग्जैक्टली और जैसे ही आर्यन इन्वेजन थ्योरी डिस्प्रूव होती है, तो आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन थ्योरी जेनेटिकली, आर्कियोलॉजिकली, कल्चरली और वेदास के थ्रू अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। फिर हमें कुछ एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। और आप ये देखो, हमारे आई वुड से बैड लक है कि हमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डिस्प्रूव करना है, एक ऐसी थ्योरी जिसका कोई प्रूफ नहीं है। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं माइग्रेट करते हो, अगर आप आज दिल्ली में रह रहे हो, आपको मुंबई जाना है, आप कोई ना कोई पर्सनल बिलोंगिंग लेके जाओगे। अगर आर्यंस आए थे, वो अपना कोई तो आर्कियोलॉजी लेके इंडिया में आए होंगे, लेकिन हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या मिलता है? जीरो। और ये लिटरली जीरो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। एक भी स्टेप पॉटरी इंडिया में एंटर नहीं हुई, एक भी स्टेप मेटलर्जिकल वेपन्स इंडिया में एंटर नहीं हुए। लेकिन इंडस पॉटरी हमें बी मैप में मिलती है, इंडस सील्स हमें जिराफ में मिलती हैं जो ईरान में है आज के टाइम में, इंडस सील्स हमें ग्रीस तक में मिलती हैं। इंडिया से बाहर जाने के आर्कियोलॉजिकल प्रूफ एबंडेंट हैं, लेकिन बाहर से आर्यंस के इंडिया में आने के प्रूफ जीरो हैं। अगर घोड़ा इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आप उसको कैसे ढूंढ लोगे? अगर आज मैं ये तोड़ के नीचे गिर दूं, आप इसके रिमेन्स मिट्टी में मिल जाएंगे। आप कैसे प्रूफ करोगे ये यहां पे था कि नहीं? घोड़े का भी सेम है, जो चीज सर्वाइव नहीं करती आप उसके ऊपर पूरी थ्योरी टिका के चल रहे हो। ये बिल्कुल डीबंक हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऋग्वेद के अंदर सरस्वती का वर्णन। आज के टाइम में सरस्वती अब मिथ्य नहीं है, वो एक सिद्ध रिवर है जो पहले ग्लेशियल फेड थी, उसके बाद में वो पेरिनियल रिवर बनी, फिर वो मॉनसून रिवर बनी और फिर वो गायब हो गई। उनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, उनके आसपास हमें साइट्स भी मिल रही हैं। और आई थिंक हमने इस बारे में बात की है, लेकिन शायद मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट नो कि जो 70% ऑफ इंडस वैली साइट्स हैं, इसीलिए हम सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलना स्टार्ट कर दिया है, 70% सरस्वती रिवर के पैलियो चैनल के आसपास है, 30% सिंधु के पास में है। तो ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन नाम इज बेटर देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्दो व्हाट्स इन द नेम शेक्सपियर सेड एंड रोट हिज नेम, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ऋग्वेद के अंदर सरस्वती इज अ ग्लेशियल फेड रिवर, इट इज नोन एज मदर ऑफ फ्लड्स, कि उसको बोला गया है कि सरस्वती हमको अटैक मत करो, सरस्वती हमें बख्श दो। उसके बाद में जब हम अथर्ववेद में आते हैं, सरस्वती को विनशना के नाम से बोला गया है कि वो डिसअपेयर हो रही है धीरे धीरे। पूरी सरस्वती की स्टोरी ऋग्वेद में लिखी गई है। अगर वो 1500 BCE के बाद में लिखे गए थे तो उनको पूरी स्टोरी कैसे पता है? बिल्कुल। और वो भी एक ऐसे टेक्स्ट में जो कि लिखा गया है कम से कम 10,000 साल के अंतराल के बीच में। उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे जो भिराना 7500 ईसा पूर्व की साइट है, जो आज से 9500 साल पहले है, उसके अंदर हमें कृष्ण यजुर्वेद के रेमिनेंट्स दिखते हैं सिस्टम के। तो ऋग्वेद जो है वो 7500 BC से कम पुराना होना चाहिए। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो वैसी स्टैंड नहीं करती है। इसके बारे में डिटेल कॉन्वर्सेशन देखने के लिए ऋग्वेद वाला पॉडकास्ट जाकर के देख लेना। बहुत डिटेल में ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक की पूरी कहानी, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हो रहा था वो डिस्कस हुआ है। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट ऑडियंस के लिए कि हम हैरी भाई के साथ एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और उस सीरीज़ में हमने
जिस तरह से शिवा के ग्लोबल माइग्रेशन की बात करी थी, उसी तरह से कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात होने वाली है बहुत जल्दी। सो बने रहना। हरी भाई, हमेशा की तरह बहुत मज़ा आया है ये पॉडकास्ट करने में, और मुझे लगता है कि आज हमने जो लास्ट 6 से 12 महीने के नए रेवलेशंस डिस्कस करें, इससे बहुत सारी चीज़ें जो स्पेक्यूलेट कर रहे थे हम लोग, वो काफ़ी कुछ सिद्ध हो जाता है। एग्जैक्टली तो एक स्टेबिलिटी आ रही है धीरे धीरे पूरी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के अंदर, जो कि बहुत टाइम से इग्नोर की जा रही थी, कि लोगों ने अपने करियर बनाए हुए थे हमारी सिविलाइजेशन को इग्नोर करके, और अब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट अपने करियर बनाएंगे सारी चीजें सिद्ध करके। तो ज़बरदस्त वर्क हो रहा है ASI में। इसी तरह से जैसे ही कुछ और नए अपडेट्स इकट्ठे होंगे, हम दोबारा से आपके साथ हरी एक ऐसा ही एपिसोड करेंगे, ताकि इसके आगे क्या क्या होता है नई टेक्नोलॉजी से, वो हमारे ऑडियंस को पता चलता रहे। एब्सोल्युटली तरुण, इट वाज अमेजिंग बीइंग हियर। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।